अस्सलाम वालेकुम। कौन से ऐसे 6 फैक्टर्स हैं जो किसी भी मुल्क में हों तो हमें समझ में आ जाती है यहाँ डेमोक्रेसी है या नहीं है, और कौन से 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम देखते हैं कि किसी मुल्क में हैं तो हमें समझ में आ जाती है यहाँ डिक्टेटरशिप है या अथॉरिटेरियन निज़ाम चल रहा है। अच्छा, उन 6 फैक्टर्स पे आने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा मीडिया है, जिसमें सारी मीडियम्स आ जाते हैं, वो किस तरह ऑपरेट कर रहे होते हैं। हर मुल्क में मीडिया अपने तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो एक ख़ास किस्म के इकोसिस्टम में ऑपरेट कर रहा होता है, जिसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह उसका इकोनॉमिक मॉडल क्या है, यानी इकॉनमी उसकी कैसे रन हो रही है, वहाँ कैपिटलिज्म है या नहीं है, या कोई और मॉडल है, वेलफेयर स्टेट है, लोग कितने खुशहाल हैं, जीडीपी पर कैपिटा क्या है, इनकम कितनी जनरेट कर लेते हैं इंडिविजुअल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पॉलिटिकल मॉडल क्या है, यानी वहाँ डेमोक्रेसी है या नहीं है, डेमोक्रेसी है तो किस तरह की डेमोक्रेसी है। तीसरा, कल्चरल ट्रेडिशंस। अच्छा, कल्चरल ट्रेडिशंस हम अक्सर इस फैक्टर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है देखने के लिए कि उस मुल्क का जर्नी कैसा रहा और वो आज जिस हाल में है उसमें कल्चरल ट्रेडिशंस का कितना बड़ा रोल था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मीडिया की स्पेसिफ़िकली बात करें तो हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की थी, वो वाक़या 34-35 का है, यानी ऑलमोस्ट 300 साल पुराना जर्नी है यूएस का व्हेन इट कम्स टू द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसी वजह से हमें उनका मीडिया आज ऐसा नज़र आता है जैसा है। इसी वजह से उनके हर सिटीज़न को अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का पता है, उनको डेमोक्रेसी के आइडिया का पता है। और फिर हम जैसे मुल्क होते हैं जिनका आइडियाज़ क्योंकि ऑर्गेनिकली उनके नहीं होते, तो उनको उसका मतलब समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और अगर समझ भी जाएँ तो बहुत थोड़ी पॉपुलेशन होती है, मेजॉरिटी को उन आइडियाज़ की समझ नहीं आती बेहतर तरीके से। फॉर इंस्टेंस, वुमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म एक्चुअली क्या है, ये वेस्टर्न सोसाइटी ऑर्गेनिकली जिनका आइडिया है वो बेहतर समझते हैं। इसलिए कल्चरल ट्रेडिशंस और उस मकसद को हासिल करने का सफ़र कितना लंबा रहा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जहाँ तक फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात है या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, ये एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है ये एक मिथ है, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वहाँ की पॉलिटिकल मॉडल क्या है और वो कंट्री किस तरह रन की जा रही है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई सोसाइटी या कोई कंट्री है जहाँ रूल ऑफ लॉ है, एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, तो वहाँ मीडिया को कंट्रोल करने का तरीका फ़र्क है। और अगर किसी और तरह की कंट्री है तो वहाँ मीडिया को कंट्रोल करने का तरीका बिल्कुल फ़र्क है। एक सिविलाइज्ड, एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में जहाँ थोड़ी सी फिनेस है, वहाँ मीडिया को कंट्रोल करने का तरीका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट्स के थ्रू है। यानी आपको कारोबार करने में मुश्किल डाली जाती है, आपको लॉज में, लीगल इश्यूज़ में फंसा देते हैं, तो आपके लिए जब बिज़नेस करना मुश्किल हो जाता है तो फिर आप खुद ही साइड पर हट जाते हैं। और कई और मुल्क होते हैं जहाँ कान मरोड़ कर, डांट डपट करके आपको मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाता है, यानी अरेस्ट कर लें, जिस तरह हमारे यहाँ भी होते हैं। तो कंट्रोल हर जगह होता है, बस किस तरीके से किया जाता है उसमें फ़र्क होता है, उस प्रोसेस में फ़र्क होता है। खैर, अब वो जो 6 चीज़ें हैं जो हम देख लें किसी मुल्क में हैं या नहीं है तो हमें समझ में आ जाती है कि यहाँ डेमोक्रेसी है या नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अब ये एक बुक है जिसका नाम है द वर्ल्ड न्यूज़ प्रिज्म। ये विलियम ए हैचन और जेम्स एफ स्कॉटन इसके ऑथर हैं। ये बुक तो क्या कहते हैं, काफ़ी पुरानी है। इसके खैर नए वर्जन्स भी आ चुके हैं, जो मेरे हाथ में एक पुराना वर्जन है, बट नेवरदलेस अब वो 6 चीज़ें अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स ऑफ दिस बुक वो क्या हैं। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ना, उन्होंने कहा किसी को भी अगर गवर्नमेंट के बारे में वो रिपोर्ट कर रहा है या कमेंट कर रहा है और क्रिटिसाइज़ कर रहा है और उससे कोई खौफ नहीं है कि किसी किस्म की रिटेलिएशन आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, और बगैर किसी खौफ के अगर वो रिपोर्ट कर रहा है या क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होगी और डेमोक्रेसी भी होगी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये सेडिशियस लाइबल का जो लॉ है, ये कहते हैं सबसे प्रैग्मेटिक टेस्ट है देखने के लिए कि एक मुल्क में डेमोक्रेसी या फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है। और जैसे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सेक्शन 124A जो है वो सेडिशियस का ही है। सेडिशियस अगर पहले हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा जिक्र कर देता हूँ कि सेडिशियस ये है कि आप लोगों को प्रोवोक करें या इंसाइट करें अगेंस्ट द स्टेट।
अब ये अलग बात है कि 2023 में लाहौर हाई कोर्ट ने, जहाँ तक मुझे सही तरह याद है, लाहौर हाई कोर्ट ने इसको कहा था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन प्रैक्टिस में आज भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है सेक्शन 124A के तहत ही। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लॉ किसी मुल्क में आज भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये ड्रैकोनियन लॉ है, तो आप समझ जाएं कि वहाँ डेमोक्रेसी या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि क्या सिविल लिबर्टीज़ और प्रॉपर्टी राइट्स हैं उस मुल्क में, और अगर वो सिविल लिबर्टीज़ और प्रॉपर्टी राइट्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो रही हैं तो आप समझ जाएं कि यहाँ डेमोक्रेसी है। फिर उन्होंने कहा कि एवरेज जो है आपकी पर कैपिटा इनकम, उसका लेवल क्या है, लोग अच्छे पैसे बनाते हैं, एजुकेशन अच्छी है, लिटरेसी अच्छी है, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो भी आप समझ जाएं कि ये मुल्क जो है इसमें डेमोक्रेसी सही ठीक ठाक काम कर रही है और यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। यानी आप किसी भी मुल्क में चले जाएं और आपको और चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जाके देखें या गूगल कर लें कि यार लोगों की इनकम ऑन एवरेज क्या है और लिटरेसी यहाँ पे क्या है, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे आपके डेमोक्रेसी या फ्रीडम ऑफ स्पीच के क्या हालात हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार है, उन्होंने कहा क्या गवर्नेंस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत हो रही है क्या एक, और फिर उन्होंने आगे क्या कहा कि लेजिटिमेट पॉलिटिकल ऑपोजिशन है या नहीं है। अब लेजिटिमेट का वर्ड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेजिटिमेट ऑपोजिशन तो पता नहीं, लेकिन लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि वो जिस तरह इलेक्शंस में रिगिंग हुई सबको पता है। तो एक लेजिटिमेट ऑपोजिशन हो और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, तो उन्होंने कहा कि अगर ये है तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी या फ्रीडम स्पीच है। फिर उन्होंने कहा कि क्या इंडिविजुअल्स के पास इतना पैसा है कि वो बिजनेसेस कर सकें और वो मीडिया के बिजनेसेस में अपने आप को मतलब रन कर सकें, कहीं उनको गवर्नमेंट के इश्तिहारों की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, यानी इकॉनमी डिज़ाइंड ऐसे है ना कि वो अगर बिजनेसेस करते हैं तो वो मुनाफा भी बना सकते हैं और फिर अपना काम भी कर सकते हैं, कि वो डिपेंडेंट रहेंगे किसी और सोर्स की तरफ देखेंगे अपने रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स के लिए। अब हमारे यहाँ आपको पता है। और उन्होंने कहा कि एक एस्टैब्लिश ट्रेडिशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है कि नहीं, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि ट्रेडिशन क्या है जर्नलिज्म का, कितना लंबा सफ़र है और वहाँ पे आज़ादी कब थी, आज है नहीं है, लेकिन कब थी, कितने अरसे से है जर्नलिज्म में, तो वो भी एक मेयार है देखने के लिए कि वहाँ पे डेमोक्रेसी और फ्रीडम स्पीच है या नहीं है। खैर, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि आपने रिसेंटली सुना होगा हमारे फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू में कहा कि ये पाकिस्तान एक हाइब्रिड रजीम है और इट इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन। फेयर इनफ, लेकिन इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने हमें डिमोट कर दिया था हाइब्रिड से अथॉरिटेरियन में। अब सोचने वाली बात यह है कि अब अभी हम हाइब्रिड हैं कि हम अथॉरिटेरियन हैं, क्योंकि इकोनॉमिस्ट तो हमें डिमोट कर चुके हैं अथॉरिटेरियन की तरफ। अब उसको देख लेते हैं। इसमें राइटर्स ने अथॉरिटेरियन का भी एक्सप्लेन किया और उसमें भी 6 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी ऐसी 6 चीज़ें हैं जिससे हमें समझ में आ जाती है कि हम अथॉरिटेरियन हैं कि नहीं। एक, उन्होंने कहा कि अथॉरिटेरियन निज़ाम जो होगा उसमें जो प्रेस है ना, यानी मीडिया जो है ना, उसमें बाय द वे मीडिया में बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी, ड्रामास भी आ जाएंगे, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या इम्प्लाइड कंट्रोल अगर स्टेट का है उस पर, तो आप समझ जाएं कि वहाँ पे कितनी को आज़ादी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो प्रिंटिंग प्रेस है या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चैलेंज नहीं कर सकती, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती, अंडरमाइन नहीं कर सकती सॉवरेन को या स्टेट को। और जो किंग है वो फैसला करेगा कि क्या पब्लिश होएगा, क्योंकि किंग बताएगा कि सच क्या है। अब जहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे यहाँ से पढ़ के सुनाना है आपको, क्योंकि बहुत अच्छा। वही कहते हैं, द किंग डिसाइड्स व्हाट विल बी पब्लिश्ड बिकॉज ट्रूथ इज़ एसेंशियली अ मोनोपोली ऑफ दोज इन अथॉरिटी। यानी सच जो है वो जागीर है जो अथॉरिटी में, जो पावरफुल है। इजारादारी सिर्फ पावरफुल की है सच पे, यानी वो फैसला करेगा।
नंबर 3, उन्होंने कहा डाइवर्सिटी जो होती है ना पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, ये एक बड़ी फजूल किस्म की चीज़ है, यानी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से सोचें, ये एक जो है उन्होंने कहा कि बहुत वेस्टफुल है, इररिस्पॉन्सिबल है और ये अनोइंग न्यूसेंस है, यानी हर बंदा अपने लिहाज से सोच रहा है या मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रहा है, तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कहते हैं कि कंसेंसस और स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना, सब एक तरह सोचें, यही एक लॉजिकल और सेंसिबल गोल होना चाहिए मास कम्युनिकेशन का, यानी सब एक तरह से सोचें। और याद रखें सेकंड पॉइंट जो था, जो किंग फैसला करेगा सच क्या है, और फिर सब उसी तरह सोचें। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें होंगी वहाँ अथॉरिटेरियन निज़ाम है। फिर उन्होंने कहा कि प्रेस जो है वो नॉर्मली उसको कुछ कहा नहीं जाता, वो अपने हिसाब से पब्लिश करते रहते हैं जो उनका दिल करता है, और लेकिन उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उन्होंने वही पब्लिश करना है जो इन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, दैट इज़ गुड ऑफ द स्टेट। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि प्रेस को जैसा नॉर्मली आमतौर पे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर वो क्रिटिसाइज़ करेंगे अथॉरिटी को तो फिर वो उसके रेपरकशंस भी फेस कर सकते हैं, जिसमें उनको जेल में भी डाला जा सकता है, उन पर सेंसरशिप भी होएगी और उन पर सख्ती भी आ सकती है। तो नॉर्मली एडिटर्स वगैरह और जर्नलिस्ट जो हैं ऐसे मुल्कों में वो खुद लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सेल्फ सेंसरशिप खुद कर रहे होते हैं कि वो समझते हैं कि हाँ आज इससे आगे हमने नहीं बढ़ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल्सो कि वो जहाँ आप डिसाइड करते हैं कि आज इससे आगे नहीं जाना, लेकिन अगले दिन अगर किंग का जहन बदल जाए तो वो लाइन पीछे भी जा सकती है और आप किसी मुसीबत में भी आ सकते हैं। बहरहाल और भी उन्होंने बताया कि कौन कौन से मुल्क हैं जिनमें अथॉरिटेरियन निज़ाम है, कोई पार्टली फ्री उन्होंने कहा, कोई एब्सोल्युटली फ्री है, और भी इसमें डिटेल्स हैं जिसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर बात यह है कि कंक्लूजन में कि हम ये देखें कि कई दफ़ा हम कोई और चीज़ हासिल करना चाह रहे होते हैं और हमें बड़ा ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। फॉर इंस्टेंस जिस तरह इसमें था कि सिविल लिबर्टीज़ जो हैं और प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, आप उसकी काविश करें, कोशिश करें, हो सकता है आपको उसके रिज़ल्ट में डेमोक्रेसी या फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाए। ठीक, इस तरह आप कोशिश करें कि यहाँ पे कम से कम जैसा सेक्शन 124A या सेडिशस के कानून से हमने जान छुड़ानी, बाकी चीज़ें जैसी चल रही हैं चलती रहें, तो भी हमें उसके डिविडेंट में डेमोक्रेसी या फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल सकता है। तो कई दफ़ा एक कोशिश जो होती है या एक मकसद हासिल करने के लिए हमें बहुत बड़े मकसद मिलना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह जब ये फेमिनिज़म की सेकंड वेव भी हो रही थी तो उन्होंने अपने आप को क्लब कर लिया ब्लैक्स के राइट्स के साथ। वो समझ गए कि ब्लैक्स के राइट्स मिलेंगे तो हमें भी कोई राइट मिलेगा। तो कई दफ़ा हम सिर्फ ये जितने आपको मैंने पॉइंट्स बताए, एक तो ये आप पॉइंट्स देख लें किसी भी दुनिया में जाके, किसी भी मुल्क में कि ये चीज़ें हैं, तो आप खुद ब खुद घर बैठे हिसाब लगा सकते हैं कि यहाँ निज़ाम कैसे चल रहा है। और अपने मुल्क में आप ये 5-6 पॉइंट्स देख सकते हैं और जिस पॉइंट के लिए और जिस फैक्टर को आप इंपॉर्टेंट समझते हैं उसके लिए मेहनत करना शुरू करें और हम कोशिश करें हम उसको हासिल कर लें, तो उसके फ़ायदे हमें और तरह से भी मिल सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।